नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज हम अपने वीडियो में गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि भारतीय उदारवादी विचारकों में गोखले का नाम अग्रणी है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में हुआ। देखिए बच्चों, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विचारधारा के आधार पर दो धड़े बन गए थे, एक उदारवादियों का और एक उग्रवादियों का। उग्रवादी जिसे कि गर्मपंथी विचारधारा वाले कहते हैं और उदारवादी जिसे हम नरमपंथी विचारधारा वाले कहते हैं। जो उदारवादी विचारक थे वो अंग्रेजी शासन की न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए धीरे धीरे कार्मिक सुधारों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। और जो उग्रपंथी थे, जो गरम दल के नेता थे, वो कहते थे कि स्व शासन हमारा अधिकार है और इसे हम अंग्रेजी शासन से छीन कर रहेंगे। इसके लिए हम अनुनय विनय नहीं बल्कि उग्र साधनों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हड़ताल, बहिष्कार आदि। उदारवादी नेताओं में दादा भाई नेहरू जी, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ह्यूम आदि विचारक हैं, जिनमें कि गोपाल कृष्ण गोखले का अग्रणी रूप से हम नाम लेते हैं। वहीं जो गरमपंथी थे, जो उग्रपंथी विचारधारा वाले थे, उनमें लाल बाल पाल का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पॉल। तो गोखले और जो है वो उदारवादी नरमपंथी विचारकों के अग्रणी थे। गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में आज हम अपने इस लेक्चर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने राजनीतिक विचार कौन कौन से अपने दिए। सबसे पहला है कि गोखले जो है वो उदारवादी आग्रह रखते थे। गोखले ने ऐसे समय में अपने विचारों का प्रतिपादन किया जब भारत में पश्चिमी उदारवाद के प्रति आकर्षण और आग्रह पनप रहा था। पश्चिमी उदारवादी मूल्यों के आलोक में भारतीय बुद्धिजीवी भारत के राजनीतिक उत्थान और सामाजिक व आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में सोचने लगे थे। दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोविंद रानाडे आदि ऐसे प्रमुख भारतीय नेता थे। गोखले भी जो है इसी उदारवादी परंपरा को, विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया। उदारवादी मूल्यों में जनता की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा का आदर, विधि का शासन, नियंत्रित सरकार, समता और न्याय, इन सभी के प्रति गोखले की गहरी आस्था थी। वो इस बात से भी प्रभावित थे कि ब्रिटिश शासन पद्धति में शासकों व जनता दोनों का दृष्टिकोण और व्यवहार इन्हीं मूल्यों से अनुप्रेरित था। यह उनके उदारवादी आग्रह का सहज परिणाम था कि वे भारत की जनता में इन मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना चाहते थे, ताकि कालांतर में आत्मनिर्णय के अधिकार का भारतीय जनता वास्तविक रूप से प्रयोग कर सके। साथ ही साथ वो ब्रिटिश शासन से भी अपेक्षा करते थे कि वह उन उच्चतर मूल्यों को भारतीय शासन व्यवस्था में लागू करे जो कि ब्रिटिश शासन पद्धति के मूल आधार माने गए थे। दूसरा, ब्रिटिश शासन के प्रति गोखले का जो दृष्टिकोण था उसके बारे में ये कहा जाता है कि गोखले भी अपने गुरु गोविंद रानाडे की भांति ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए एक दिव्य वरदान के रूप में मानते थे। वो ये बात स्वीकार करते थे कि ब्रिटिश संपर्क के कारण भारत को लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकरण का अनुभव हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के पहले भारत में क्या था, राजतंत्र था। छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे जिन पर राजाओं का शासन था
और लोकतांत्रिक मूल्यों से हम इतने ज़्यादा परिचित नहीं थे। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अंग्रेजों के संपर्क में आने से हम लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में और अधिक जानें। वे संवैधानिक सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति को क्रमशः भारत में अपनाए जाने पर बल देते थे। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि समुचित शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता के द्वारा कालांतर में भारतीय शासन और प्रशासन का हम स्वयं संचालन करने में समर्थ हो जाएंगे। गोखले उदारवादी लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं को भारत में विकसित करने के पक्ष में थे। भारतीय जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए वो कार्मिक सुधारों और संवैधानिक साधनों के प्रयोग पर बल देते थे। उनका ये विश्वास था कि कार्मिक संवैधानिक विकास के मार्ग पर चलकर इंग्लैंड के सकारात्मक मार्गदर्शन के अधीन भारत में राजनीतिक विकास संभव है। साथ ही साथ वो ये भी मानते थे कि भारतीयों में स्वतंत्रता के अधिकार के सैद्धांतिक उद्घोष मात्र से भारतीयों के स्वशासन के अधिकार को प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता, जब तक कि भारतीय जनता इसका मतलब नहीं समझेगी। और भारतीय जनता स्वशासन के लाभ को तभी उठा पाएगी जबकि संवैधानिक संस्थाओं, उदारवादी मूल्यों, पश्चिमी शिक्षा पद्धति से वो भली भांति अवगत हो जाएगी। इसी कारण से उन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा और यूरोपीय संस्थाओं के प्रसार को और विकास को आवश्यक माना। गोखले जो है वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में भी विश्वास रखते थे और वो मानते थे कि अंग्रेज जो हैं भारत के शासन को एक ट्रस्ट के रूप में संचालित कर रहे हैं तथा इस प्रकार वे भारत की जनता की उन्नति के नैतिक दायित्व का पालन कर रहे हैं। उनका ये विश्वास था कि भारतीय जनता संगठित और जागरूक होकर संवैधानिक साधनों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता का ध्यान अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों से जुड़े हुए प्रश्नों की ओर आकृष्ट करेगी और ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से धीरे धीरे भारत के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधारों को लागू करेगी ताकि कालांतर में भारतीय अपना भाग्य स्वयं निर्धारित कर सकें। गोखले की ये भी मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन को भारत में वास्तव में एक नैतिक न्यास के रूप में कार्यशील रखने के लिए ज़रूरी है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उदार और विवेक सम्मत नीतियां अपनाई जानी चाहिए ताकि भारतीयों की कृतज्ञता और लगाव के प्रति इंग्लैंड का दावा न्यायोचित हो सके। गोखले का स्पष्ट मत भी था कि भारत में प्रशासन को विधि के शासन की धाराओं के अनुरूप ही चलाया जाना चाहिए और उसे राष्ट्रीय भावनाओं और देश के भौतिक और नैतिक हितों के प्रति समर्पित रखा जाना चाहिए। गोखले पूरी तरीके से ये भी स्पष्ट कर देना चाहते थे कि वे भारतीय जनता के हितों और आकांक्षाओं के मूल्यों पर ब्रिटिश शासन के पक्षधर नहीं थे। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश शासन के रहते भारतीयों के हितों की पूर्ति में सहायता हो सकती है। इसी कारण उनके मन में ब्रिटिश शासन की एक ऐसी नीति के प्रति समर्थन का कोई भाव नहीं था जो भारतीय आकांक्षाओं से असंगत हो। गोखले संकीर्ण साम्राज्यवाद और जातिगत अहंकार के भी घोर विरोधी थे। वो ऐसे पवित्र साम्राज्यवाद के समर्थक थे जो साम्राज्य के प्रत्येक सदस्य को उसके लाभ और सम्मान का समान रूप से उपलब्ध करा सके। तीसरी बात जो है वो है नौकरशाही की अधिकारवादी प्रवृत्ति का उन्होंने विरोध किया। गोखले ब्रिटिश नौकरशाही की अधिकारवादी प्रवृत्ति का घोर विरोध करते थे। उनकी ये मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय हितों की उपेक्षा करके, साम्राज्यवादी हितों को प्रोत्साहित करके और भारत के आर्थिक संसाधनों के ब्रिटेन को हो रहे भवाव के लिए नौकरशाही की प्रवृत्तियां व्यापक रूप से उत्तरदायी थी। उनका मत था कि अधिकारी तंत्र की भारतीय जनता के हितों के प्रति संवेदनहीनता के कारण ही भारत की जनता ब्रिटिश शासन के अधिकांश लाभों से वंचित रही। गोखले ने प्रशासन में विद्यमान अधिकारी तंत्र के स्वरूप को परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और उन्होंने ये बात कही कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिकाधिक उदार बनाया जाना चाहिए
ताकि प्रशासन में भारतीय जनता की सार्थक भागीदारी हो सके। चौथा है राष्ट्रवाद। गोखले का भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति अटूट विश्वास था। ब्रिटिश शासन के प्रति समर्थन का दृष्टिकोण किसी भी प्रकार से उनकी भारतीय राष्ट्रीयता का निषेध नहीं करता था, अपितु वह उनके द्वारा राजनीतिक यथार्थवाद का द्योतक था। महान राष्ट्रवादी होने के नाते ब्रिटिश शासन के समर्थक होते हुए भी गोखले ये कहते थे कि वो भारतीय जनता के स्वाभिमान को सबसे ऊंचा रखना चाहते हैं। वो ऐसी किसी भी स्थिति की परिकल्पना तक नहीं कर सकते थे जिससे कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों को शासित समझा जाए। वे भारत और ब्रिटिश संपर्क को गरिमापूर्ण समानता के आधार पर कायम रखने के पक्षधर थे। ब्रिटिश संपर्क के पक्षधर भी केवल इसीलिए थे कि वे ईमानदारी से ये अनुभव करते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति ब्रिटिश शासन के अधीन ही हो सकती है। उसी के अधीन भारत में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी आग्रह को स्पष्ट करते हुए घोषणा की कि अपनी मातृभूमि के लिए उनकी आकांक्षाएं अनंत और असीमित है। भारत के उज्जवल भविष्य और गरिमा में अतीत के प्रति गोखले के मन में गहरा आदर था। इसीलिए वो भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, उन्नत विचारों, उत्कृष्ट दर्शन, साहित्य पर गर्व करते थे। किंतु उनका मानना ये भी था कि भारत का स्वर्णिम अतीत ही राष्ट्र के भावी विकास का अकेला आधार नहीं हो सकता। उनकी अपेक्षा ये भी थी कि भारतीय जनता अपने अतीत से आत्मगौरव और आत्मविश्वास अर्जित करे और आधुनिक उदारवादी मूल्यों को भी तत्परतापूर्वक ग्रहण करे, क्योंकि हम जो है वास्तव में शासन संचालन के लिए पूरी तरीके से जब तब तक तैयार नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम लोकतांत्रिक परंपराओं को पूर्ण रूप से जान ना लें। उनकी राष्ट्रीयता की धारणा अतीत के प्रति भावुक समर्पण पर नहीं अपितु भारत के ऐसे स्वर्णिम भविष्य की आशा पर आधारित थी जिसमें कि जनता को सर्वांगीण उन्नति के अवसर प्राप्त हो। वह दुनिया के किसी भी दूसरे देश की जनता के समान स्तर पर आत्मविश्वास पूर्वक राष्ट्र के निर्माण के कार्यों में संलग्न हो। गोखले की राष्ट्रीयता में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं और यूरोप में प्रचलित उदारवादी मूल्यों को स्वीकार करते समय उनके मन में कोई हीन भावना भी नहीं थी, अपितु वो ये मानते थे कि राष्ट्र निर्माण के पवित्र कार्य में प्रेरणा और वैचारिक संबल पूर्व और पश्चिम के भेदभाव के बिना प्राप्त किए जाने चाहिए। गोखले ये भी जानते थे कि भारतीयों की दुर्दशा का कारण भारतीयों में विद्यमान उदासीनता और अकर्मण्यता की प्रवृत्ति थी। इसीलिए वे देश सेवा के लिए जनता की तत्परता, संकल्प, त्याग की प्रवृत्ति को भारत में राष्ट्रीयता का सुदृढ़ आधार बनाना चाहते थे। उनके लिए राष्ट्रीयता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि विकास के प्रति भारतीय जनता में समर्पण हो, उनके लिए प्रयत्न करने की नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षमता में वृद्धि हो सके। पांचवा है स्वशासन की धारणा। गोखले की स्वशासन की परिकल्पना में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाने का भाव निहित नहीं था। वे इसी को उचित मानते थे और व्यवहारिक भी मानते थे कि साम्राज्य के अधीन ही एक सम्मानित देश के रूप में भारत का स्थान सुरक्षित किया जाएगा। इसी दृष्टि से उनके स्वशासन की धारणा का लक्ष्य साम्राज्य के अधीन स्वशासन तक सीमित था, अर्थात वे भारत के शासन को भारतीयों द्वारा चलाए जाने के लिए सभी प्रकार के संस्थागत, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के प्रबल पक्षधर थे। कार्मिक सुधारों में विश्वास, ये उनके राजनीतिक विचारों का छठा बिंदु था। गोखले आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी थे। उनका राजनीतिक यथार्थवाद उन्हें इस तथ्य को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता था कि भारत में स्वराज्य की कामना की पूर्ति तत्कालीन उद्घोषणा के द्वारा नहीं अपितु धीरे धीरे कार्मिक सुधारों के द्वारा हो सकती है।
वे जनता की राजनीतिक जागृति और राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए इन सुधारों को एक पूर्व शर्त मानते थे। उनका सुधारवादी दृष्टिकोण उन्हें दूरगामी भविष्य का कोरा सपना दिखाने के लिए नहीं, अपितु वर्तमान और निकटगामी भविष्य पर दृष्टि रखते हुए दृढ़तापूर्वक सैन्य भारतीय राष्ट्रवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता था। गोखले के सुधारवादी दृष्टिकोण का सहज परिणाम ये था कि वो एक ऐसे क्रांतिकारी नहीं थे जो एक सर्वदा नवीन राजनीतिक प्रणाली की स्थापना की आकाशीय कल्पना करे, अपितु वो एक ऐसे आदर्शवादी थे जो यथार्थ के ठोस धरातल पर विद्यमान विकृतियों का दृढ़ता से प्रतिकार कर उनका निवारण करते हुए विद्यमान व्यवस्था को ही एक यथासंभव निर्दोष स्वरूप प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हो। आगे की विशेषताओं के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।